बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के इस लेक्चर में हम हलवा एग्जाम्पल्स करने वाले हैं भाई। बहुत ही आसान से एग्जाम्पल्स हैं। कौन से चैप्टर की? फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 की। और कौन सी एग्जाम्पल्स करेंगे? 1 से लेकर 6 तक, यानी 1 2 3 4 5 एंड 6 है। और 7 8 9 हम नहीं करेंगे भाई। इसकी रीज़न ये है कि एक तो उनकी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी है और साथ में उनके डायग्राम भी लाजमी उनको देनी पड़ेगी। तो उनके जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर होता है उसके ऊपर इतनी जगह नहीं होती कि इतने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट के एक तो वो न्यूमेरिकल्स वगैरह दें, ठीक है, और साथ में डायग्राम भी फिर दें, क्योंकि उनके लिए डायग्राम देना लाजमी है। तो इस वजह से आप भी जो 7 8 और 9 वाली एग्जाम्पल है उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 6 तक करें, दैट्स इट। और इसमें भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको आगे चल के इंशाल्लाह बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 को। बहुत ही आसान सी एग्जाम्पल है। कहते हैं द पोजीशन ऑफ टू एरोप्लेन्स एट एनी इंस्टेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 पॉइंट्स। ए क्या है? 2 3 4 एंड 5 6 7। अच्छा, दो कोई भी एरोप्लेन है, फॉर एग्जांपल एक एरोप्लेन है ए, एक एरोप्लेन है बी, और किसी ओरिजिन की रिस्पेक्ट से हमने एक पोजीशन वेक्टर खींचा, ठीक है, जो एरोप्लेन ए की पोजीशन को शो कर रहा है। फिर हमने ये पोजीशन वेक्टर खींचा जो एरोप्लेन बी की पोजीशन को शो कर रहा है। इसको हम कहेंगे ओ ए, इसको हम कहेंगे ओ बी। और ओ ए के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं? 2 3 4। ओ बी के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं? 5 6 एंड 7 है, ठीक है। अब याद रखें कि अब देखिए आई जे के नहीं इसने दिया हुआ, तो अंडरस्टूड सी बात होती है कि अगर ये 2 3 4 है तो इसका मतलब है ये 2i प्लस 3j प्लस 4k है, क्योंकि नेगेटिव इसमें नहीं शामिल, तो इसका मतलब है सारे प्लस हैं। 5 6 7 है तो 5i प्लस 6j प्लस 7k है, ये उससे उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब उससे पूछा क्या है? फ्रॉम एन ओरिजिन ओ इन किलोमीटर एज शोन इन फिगर। अच्छा, पूछा ये कि व्हाट आर देयर पोजीशन वेक्टर्स, इनके पोजीशन वेक्टर्स कौन से हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर्स कौन से हैं? ओ ए है और यहाँ पर ओ बी है। दूसरी चीज उसने पूछी हुई है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स। आपने इन दोनों एरोप्लेन्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है ये आपने कैलकुलेट करना है। इन दोनों प्लेन्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है जिसको आप ए बी कह रहे हैं वो आपने कैलकुलेट करना है, यानी कि हमें जो है वो ए बी को कैलकुलेट करना है। डन हो गया। अच्छा, व्हाट आर देयर पोजीशन वेक्टर? अ पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट एरोप्लेन ए इज ओ ए। ये हमारे पास ओ ए है ब्लू कलर का, ठीक है। तो 2i प्लस 3j प्लस 4k, छोटा वेक्टर ये बनाया है, ये बड़ा बनाया है, क्योंकि ये 2 3 4 है, ये 5 6 7 है दूसरे वाला, इस वजह से ये बड़ा बनाया है। अच्छा, ओ बी के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं जी? जो पोजीशन वेक्टर है इसके हमारे पास कौन से पोजीशन वेक्टर ऑफ एरोप्लेन है? 5i प्लस 6j प्लस 7k। तो ये एक काम तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसने ये पूछा था व्हाट आर देयर पोजीशन वेक्टर्स, तो ये काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसमें आता है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू एरोप्लेन्स। आपने दोनों एरोप्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस ए और बी एरोप्लेन है, इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी ए बी आपने फाइंड करना है। अब यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो अगर मैं इसको यहाँ से रेस करूँ और फिर आपको समझाऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जाए ये कैसे ज़ुबानी कलामी समझाने के। तो ये हो गया हमारा रेज ये चीज़, ठीक है। अच्छा देखें, यहाँ पर देखिए जो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास दोनों हेड मिल रहे हैं। यहाँ पर क्या मिल रहे हैं? दोनों हेड मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि हम रेड एरो को एज अ रिजल्टेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। द हेड वहां पर मिलते हैं जहां पर रिजल्टेंट होता है, तो इसको हम एज अ रिजल्टेंट यूज कर सकते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ओ ए प्लस ए बी, ठीक है। अक्सर हम कहते थे ना कि फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? वो ए प्लस बी होगा, मतलब आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये ए है फॉर एग्जांपल, ये बी है, तो ये कितना होगा? ये आर इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा। तो सेम उसने हमने यही किया कि ओ ए प्लस ए बी किसके इक्वल है? ओ बी के इक्वल है। ओके हो गया। हमने इसमें फाइंड क्या करना है? हमने इसमें जो फाइंड करना है वो ये है ए बी। तो ए बी को आप इधर ही रहने दो, आप लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू
ओ बी माइनस ओ ए। बस ये आपने यूज़ करना है, वैल्यूज पुट करके जो हमारे पास आंसर आता है वो कैलकुलेट कर लेना है, तो हमारी सारी कहानियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। तो देखते हैं कि किस तरह से कंप्लीट होंगी। देखो ए बी तो हमने कैलकुलेट करना है, तो वो हमारे पास नहीं है, तो हम ए बी को एज इट इज़ लिखेंगे, इज इक्वल टू ओ बी क्या है 5i प्लस 6j प्लस 7k, तो 5i प्लस 6j प्लस 7k। ओके हो गया। और दरमियान में क्या साइन है माइनस का, तो आप माइनस लगाओगे। ओ ए कितना है 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j प्लस 7k हमारे पास आ गया, ठीक है। अच्छा ए बी फिर हमारे पास कितना निकला, ए बी हमारे पास निकला 5 माइनस 2, ये तो होता है 3i, 6 माइनस 3 ये हमारे पास होता है 3j, ठीक है, क्योंकि j में से j को माइनस कर रहे हैं। 7 माइनस 7 क्योंकि ये माइनस है, 7 माइनस 7, तो ये हमारे पास सॉरी यहाँ पर ना थोड़ी सी मिस्टेक, 7 ही आता है, यहाँ पर 4 आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर 4 आता है, क्योंकि यहाँ पे 4k है। तो 7 माइनस 4k ये भी हमारे पास कितना फिर आया, प्लस 3k आ गया, ठीक है। तो 3i प्लस 3j प्लस 3k हमारे पास आंसर्स आ गए। तो ए बी तो हमारे पास फाइंड हो गया। अब ना हमने एक तो ए बी फाइंड करना था और साथ में हमने इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। तो अब हम देखते हैं कि हम इसका मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। वो भी आसान सा है भाई, इन तीनों का स्क्वायर कर दो प्लस कर दो, बस कहानी ख़त्म। तो यहाँ से ये गया और ये ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो आया वो क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पर आप करोगे 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ऊपर कर दोगे स्क्वायर रूट, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, पाइथागोरस में हमने पढ़ा था, वो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास क्या आ जाता है, जो हमारे पास है स्क्वायर रूट आ जाता है, ठीक है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो फिर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 3 का स्क्वायर क्या 9 प्लस 9 प्लस 9, ठीक है, और ऊपर स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास आ जाएगा 27 और ऊपर स्क्वायर रूट। देखें अब 25 का स्क्वायर रूट तो आपको पता है वो तो 5 होता है, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है, लेकिन ये 27 है, तो ये तकरीबन हमारे पास आता है 5.2 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज किस में दी हुई थी, किलोमीटर्स में। तो ये था हमारी एग्जांपल नंबर 1। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी एग्जांपल नंबर 2, और ये भी बहुत ही इजी एग्जांपल है। देखते हैं किस तरह से। देखिए जो आपने टॉपिक पढ़ा था ना, वेक्टर एडिशन बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, सेम उसी तरह की ये एग्जांपल है, सेम वही काम आपने इसमें करने हैं। तो देखते हैं किस तरह से। कहता है टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन, ठीक है। मान लें एक फोर्स है F1 और उसका मैग्नीट्यूड कितना है आपके पास 10 न्यूटन है, ठीक है, और एक फोर्स है आपके पास F2 और उसका मैग्नीट्यूड कितना है आपके पास 20 न्यूटन है। ओके हो गया। अच्छा फिर वो क्या कहता है, एक्ट्स ऑन अ बॉडी इन अ डायरेक्शन मेकिंग एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली विद एक्स एक्सिस। कहता है कि हमारे पास ये जो फोर्सेस हैं ये किसी बॉडी पर एक्ट कर रही हैं और इनके एंगल्स क्या हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री। मान देंगे जो F1 फोर्स है, ठीक है, F1 फोर्स है, ये कोई हमारे पास 30 डिग्री पे लग रही है, ठीक है, कुछ इस तरह से, और जो हमारे पास F2 लग रही है वो हमारे पास 60 डिग्री पे लग रही है, ठीक है, कुछ मान लीजिए 60 डिग्री बना एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो ये F2 फोर्स होगी, ये F1 होगी, और दूसरी हमारे पास क्या होगी F2 होगी, ये हमारे पास F1 होगी, सही है जी, और ये क्या होगी F2 होगी। अच्छा कहता क्या है, रिस्पेक्टिव विद एक्स एक्सिस फाइंड द रिजल्टेंट फोर्सेस। आपने जो रिजल्टेंट फोर्स होती है ना, वो आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है कि एक 30 डिग्री पे लग रही है, एक 60 पे लग रही है, तो भाई रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पर लगेगी। तो ये जो वेक्टर है ना, ये जो वेक्टर आपको पता है वेक्टर्स को हम इस तरह से पैरेलल इस तरह से मूव करा सकते हैं, बशर्त ये कि वेक्टर्स को ऐसे टिल्ट नहीं करना, जैसे हैं वैसे ही रख के आप ऐसे मूव करा सकते हो।
तो मैं इस वेक्टर को किधर लगा रहा हूँ, मैं इस वेक्टर को फॉर एग्जांपल यहाँ से उठाकर यहाँ पर मैं इसको अटैच कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ, ये हमारे पास F2 है, ठीक है। पहले यहाँ पर था तो मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ से उठाकर इसको इधर लगा दिया है। और ये आपके पास क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा जो आपने फाइंड करना है। ये इसको मैं कह रहा हूँ F, ठीक है। F आपने क्या करना है, फाइंड करना है। अब आपने क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स F निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स के कंपोनेंट बनाते हैं। यहाँ पर होगा Fx और ये तकरीबन आएगा यहाँ तक, और ये आपका होगा जी Fy, ये हो जाएगा Fx और ये हो जाएगा Fy, ठीक है। और F हमारे पास कितना होगा, क्योंकि हमने रिजल्टेंट फोर्स निकाल दी है, तो ये हमारे पास होता है F इज इक्वल टू Fx प्लस Fy होता है, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स निकल आएगी। और मैग्नीट्यूड इसका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। तो हमने ये चीज़ क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब मसला इसमें ये आता है कि ना मेरे पास Fx है ना मेरे पास Fy है। वो क्यों नहीं है, वो चीज़ बताते हैं। देखो आपने क्या करना है, आपने ये जो फोर्स F1 है इसके भी क्या कर लो, कंपोनेंट बना लो। एक इसका ये कंपोनेंट बन जाएगा, एक इसका ये कंपोनेंट बन जाएगा। इसको आप कह लो कि ये हमारे पास क्या है, F1x है, और इसको आप कह लो कि ये मेरे पास F1y है, ठीक है। इसी तरह इसके भी बन जाएंगे, ये इसका बन जाएगा कंपोनेंट F2x, और F2 का अब हम बना रहे हैं, और ये इसका बन जाएगा F2y बन जाएगा। ओके हो गया। अब देखो करना क्या है, यहाँ पर करना क्या है, करना हमने ये है कि सबसे पहले हम फाइंड करेंगे F1x, तरतीब इसकी देखनी है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे F1x, फिर हम फाइंड करेंगे F1y, फिर हम फाइंड करेंगे F2x, फिर हम फाइंड करेंगे F2y, ठीक है। क्यों, देखो F1x प्लस F2x करेंगे ना, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये F1x है और यहां से लेकर यहां तक F2x है। तो F1x प्लस F2x करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, Fx निकल आएगा। सेम इसी तरह जब हम F1y और F2y को प्लस करेंगे तो हमारे पास फिर Fy निकल आएगा, और इन दोनों को निकालने के लिए ही हम ये सारा काम कर रहे हैं। चेक कंपोनेंट से हमारे पास F1x, F1y, F2x एंड F2y। एक दफा इसको दोबारा देख लेते हैं कि हमने क्या कहा कि ये हमारे पास F1x है, ये हिस्सा अगर इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आए तो ये F2x है। F1x प्लस F2x क्या बनेगा, Fx बनेगा। तो यहां पर हम करेंगे Fx इज इक्वल टू F1x प्लस F2x, ठीक है। इसी तरह F1y और ये इतना हिस्सा क्या है, F2y, ठीक है। ये F1y है ना, और ये कितना है, F2y है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास Fy निकलेगा। तो Fy इज इक्वल टू F1y प्लस F2y, ठीक है। अब देखो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम F1x फाइंड करेंगे, F1y, F2x, F2y, फिर इनकी वैल्यूज को हम इन चारों जगह पुट करेंगे तो हमारे पास Fx और Fy निकल आएगा। फिर इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास F निकल आएगा, कहानी खत्म, ठीक है। तो वन बाय वन ना इसको देखते हैं कि ये किस तरह से होगा। अब F1x हमारे पास कितना होता है, ये हमारे पास होता है F1 cos थीटा। ये हमारे पास कितना होता है, F1 cos थीटा। हल्का से इसका बस बता देते हैं, हमने फार्मूला पढ़ा था कि ax इज इक्वल टू a cos थीटा और ay इज इक्वल टू a sin थीटा, ठीक है। ये हम फार्मूले पढ़ के आ चुके हैं कंपोनेंट्स निकालने के लिए। तो इसी तरह F1y कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास होगा F1 sin थीटा, और ये हमारे पास होगा F2x कितना होगा, F2 cos थीटा, और F2y कितना होगा, ये हमारे पास होगा F2 sin थीटा, ठीक है। अब इनमें वैल्यूज पुट करते हैं क्योंकि F1 भी है, F2 भी है और थीटा भी है, ठीक है। अब F1 क्योंकि 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन में एंगल कितना आ रहा है, 30 डिग्री यहाँ पर आ रहा है। तो आप लिखोगे F1 कितना है, 10 है और cos 30 डिग्री, सही है। सेम इसी तरह F1y है और F1 sin थीटा है। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आप एंगल कितना पुट करोगे, यहाँ पर भी आप 30 डिग्री ही पुट करोगे। तो F1 कितना है, 10 है, और sin कितना है, यहाँ पर 30 डिग्री है, क्योंकि ये F1 के कंपोनेंट है, F1x और F1y, और ये एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है।
अच्छा F2 की जगह आप क्या पुट करोगे, यहाँ पे पुट करोगे 20 cos, और थीटा की जगह आप पुट करोगे आप 60 डिग्री, क्योंकि F2 का 60 है तो 60 डिग्री, और F2 साइन थीटा में F2 20 है और साइन हमारे पास 60 डिग्री है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने से जो आंसर आएगा ना वो चीज़ देख लेते हैं। मैं अब इस सारी डायग्राम को रेज करने वाला हूँ, क्योंकि तरीका मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या फाइंड करना है और कैसे कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फालतू फिलहाल की चीज़ें थी वो हमारे पास गई, और इस फार्मूले को ना मैं ऊपर की तरफ यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्या था, f इज इक्वल टू हमारे पास fx इज इक्वल टू f1x प्लस f2x, फिर हमारे पास fy इज इक्वल टू f1y प्लस f2y, फिर हमारे पास f आएगा fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें मैंने क्या कहा था कि हमने फाइंड करनी है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आता है, आप ना कैलकुलेटर में इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहरहाल 10 इंटू जो हमारे पास आएगा 0.866 आएगा। ठीक है, और ये हमारे पास कितना आएगा, अगर हम ये तो हमारे पास f1x निकला है ना, f2x हमारे पास कितना आएगा 20 इंटू कॉस 60 डिग्री, ये हमारे पास आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय कॉस 60 हमारे पास होता है 0.5। ठीक है, 1/2 होता है ना। अच्छा, अब f1 साइन थीटा जो हमारे पास है वो कितना आएगा, वो हमारे पास आता है 10 इंटू 0.5। क्यों, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है। इसी तरह जो हमारे पास साइन 60 वाला, ये हमारे पास कितना आएगा 20, क्योंकि f2y निकाल रहे हैं तो 20 इंटू 0.866। अच्छा, इसका आंसर अगर हम देखें तो वो हमारे पास कितना आता है, ये हमारे पास आता है 8.66। ठीक है, न्यूटन, क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है ये फोर्स की आ रही है। और इसका अगर हम आंसर निकालें 20 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो ये हमारे पास आता है 10 न्यूटन। और अगर हम इसका आंसर निकालें साइन 30 वाले का कि 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो ये हमारे पास आ जाता है 5 न्यूटन। ओके हो गया, और अगर हम इसका आंसर निकालें तो ये हमारे पास आता है 17.32। ठीक हो गया, तो f1x हमारे पास आ गया 8.66, f1y हमारे पास आ गया 5 न्यूटन, f2x हमारे पास आ गया 10 न्यूटन, और f2y हमारे पास आ गया 17.32 न्यूटन आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज निकल आई। अब इन सब की वैल्यूज आपने यहाँ पर पुट करनी है, तो क्या आंसर आएगा वो चीज़ अब हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको ऊपर से मेरा दिल है रेज करें यहाँ से, ये क्योंकि स्टेटमेंट की अब हमें ज़रूरत नहीं रही, क्वेश्चन तो हमें समझ आ गया है। अच्छा, ये इसके थोड़े थोड़े ये लेंथी न्यूमेरिकल होते हैं, बल्कि थोड़े नहीं काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल, सॉरी एग्जांपल्स, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ आ जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा ये इजी हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, मैंने क्या कहा था, f(x) पहले फाइंड करते हैं, और वो कितना था f1x प्लस f1 2x, क्योंकि दोनों x कंपोनेंट को ऐड करते हैं जो भी आपके पास आए हैं। f1x आपके पास कितना आया, वो तो आपके पास 8.66 न्यूटन आया है, और f2x कितना आया है, वो हमारे पास 10 न्यूटन आया। तो ये आप इस तरह से लिखेंगे, और fx आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आएगा 18.66 न्यूटन, 18.66 न्यूटन। सेम इसी तरह अगर आप fy की बात करें, वो क्या होता है f1y प्लस f2y, और fy आपके पास कितना आएगा, f1y किधर है भाई 5 न्यूटन, प्लस f2y कितना है 17.32 न्यूटन। तो ये हमारे पास आ जाता है 22.32 न्यूटन। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास fx भी आ गया, fy भी आ गया, और अब हमने सिंपली क्या करना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, और हमारी कहानी 90% ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे मैं पहले बता चुका हूँ कि f हमने निकालना है, ज़ाहिर यही हम निकाल रहे थे, तो fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट
एफ एक्स का स्क्वायर करें तो 18.66 न्यूटन का स्क्वायर प्लस एफ वाई का करें तो 22.32 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम इसकी कैलकुलेशन वार्निंग हो तो जाती है, लेकिन उसमें हम टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते। और इसको सॉल्व करने से जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 29 न्यूटन। और यही हमसे क्या है पूछा गया था। एक तो ये पूछा गया था, उसके बाद कहता है कि ये जो आपका रिजल्टेंट है इसका एंगल कितना बन रहा है। F1 का 30 बन रहा है, F2 का 60 बन रहा है, तो जो रिजल्टेंट है उसका कितना भाई बन रहा है एंगल एक्स एक्सिस के साथ। तो वो आप सबको पता है, वो हम कैसे निकालते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई बाई एफ एक्स। अब एफ वाई आपके पास कितना आया है, वो तो आया है, यहाँ पे आप करेंगे tan इनवर्स, और एफ वाई आपके पास कितना आया है, ये कहाँ गया, ये है। ठीक है, 22.32 न्यूटन डिवाइडेड बाई एक्स, एफ एक्स आपके पास कितना आया है 18.66 न्यूटन। तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 1.196। ठीक है, तो ये हमारे पास तकरीबन बनता है ये 50 डिग्री आएगी। ठीक है, tan इनवर्स 1.196 आप निकाल लेना है, तो ये 50 डिग्री बनता है। यानी कि जो थीटा हमारे पास आ रहा है वो 50 डिग्री है, किसका, रिजल्टेंट वेक्टर का, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। और यही चीज हमसे पूछी गई थी। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर फिजिक्स की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारी एग्जाम्पल नंबर 3, और ये भी बहुत ही इजी है। कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन, आपने क्या करना है, एंगल को फाइंड करना है किसके दरमियान, फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। कौन सी टू फोर्सेस, फॉर एग्जांपल एक F1 है, एक F2 है, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, उनके मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो आप लिखोगे F1 इज इक्वल टू F2 when the magnitude of their resultant is also equal to the magnitude of either of these forces, कि जो इनका रिजल्टेंट होगा मतलब F, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी F1 या F2 के इक्वल होगा, मतलब F इज इक्वल टू F1 होगा और F इज इक्वल टू F2 होगा। तो आपने क्या करना है, F1 और F2 में बताओ फिर एंगल कितना होगा, कि जब के जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका भी मैग्नीट्यूड या तो F1 के इक्वल है या F2 के इक्वल है। ठीक है, आपने बताना है ये किस एंगल पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, ये वाली। ठीक है, अब वो चीज फाइंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ना हम फोर्स F का जो मैग्नीट्यूड है कैसे निकाल देंगे, F इज इक्वल टू, आप लिखोगे F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा आप लिखोगे। ठीक है, और इसके ऊपर क्या कर दोगे, स्क्वायर रूट डाल दोगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालने का ये फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। कि अब यहाँ पे देखें, अगर तो रेक्टेंगुलर, आपको पता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर cos 90 पुट करें तो ये सारा जीरो हो जाएगा, तो वही मान जाता है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट है। लेकिन हमारे पास हमें नहीं पता भाई F1 और F2 के दरमियान एंगल कितना है, तो हम लिख रहे हैं F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर और 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है, ये आपने फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला बनता है F1 प्लस F2 का स्क्वायर, यानी a प्लस बी का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और ऊपर आगे स्क्वायर रूट आ जाएगा। सही है, तो ये आप इसमें यूज करेंगे। अच्छा, अब f इज इक्वल टू आपने क्या करना है, इसमें कंडीशन पुट करनी है। कंडीशन आपने कौन सी पुट करनी है, कंडीशन आप पुट करोगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F के। ठीक है, ये तीनों इक्वल हैं F के। तो अब यहां पर आप पुट कर दो, F1 की जगह भी F पुट कर दो, F का स्क्वायर प्लस इसकी जगह भी F पुट कर दो, F का स्क्वायर प्लस इसकी जगह भी F पुट कर दो, 2F F और cos थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू ये हमारे पास कितना आ जाएगा, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F का स्क्वायर और cos थीटा। ठीक है, और एक काम करते हैं, यहां से हम स्क्वायर रूट खत्म करके ना यहाँ पर एक स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, जैसे वो होता है ना कि F का स्क्वायर, फॉर एग्जांपल F का स्क्वायर इज इक्वल टू Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर। ठीक है, तो हम ये स्क्वायर खत्म करके ना, तो हम यहाँ पर करते थे Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर और ऊपर इसके कर देते थे स्क्वायर रूट। ठीक है,
तो हमने क्या किया, हमने दोनों साइड पर ना स्क्वायर ले लिया। आप यहाँ पर भी फॉर एग्जांपल स्क्वायर ले लें और यहाँ पर भी स्क्वायर ले लें, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ये एज इट इज आ जाएगा और इस पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें ये चीज यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, देखो ये f का स्क्वायर है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये जब इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये बनेगा f का स्क्वायर माइनस f का स्क्वायर इज इक्वल टू f का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर cos थीटा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0, तो 0 इज इक्वल टू f का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर और cos थीटा आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब इसमें जो है वो सिर्फ 2 स्टेप आपके पास रह गए और ये एग्जाम्पल आपकी फिनिश हो जाएगी। तो ये हम f का स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस f का स्क्वायर, तो माइनस f का स्क्वायर इज इक्वल टू 2f का स्क्वायर cos थीटा। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस f का स्क्वायर इज इक्वल टू 2f स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, इधर आके माइनस हो सकता है। अब ये 2f का स्क्वायर इधर आके डिवाइड कर दें, तो माइनस f का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2f का स्क्वायर और इज इक्वल टू cos थीटा। f का स्क्वायर जो है वो f के स्क्वायर से काट जाएगा, तो माइनस 1/2 आ जाएगा, और माइनस 1/2 को हम लिख सकते हैं माइनस 0.5 इज इक्वल टू cos थीटा। कहीं मेरे को ये भी स्टेप समझ नहीं आता भाई, माइनस 1/2 आ जाएगा ना, तो 1/2 0.5 होता है, तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा cos इनवर्स 0.5। ठीक है, यहाँ पर आप माइनस इधर बेशक लगा दें, तो ये हमारे पास कितना आएगा वो चीज़ देख लेते हैं। ये हमारे पास आएगा cos थीटा इज इक्वल टू, ठीक है माइनस, या ठीक है माइनस इसके साथ है ना, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 0.5 आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा कितना आपके पास आएगा, ये आएगा 120 डिग्री। यानी कि अगर हमारे पास इनके दरमियान एंगल 120 डिग्री हो f1 और f2 के दरमियान, तब जो इनका रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड भी इनके इक्वल ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास वेक्टर ये है f1 है, एक हमारे पास वेक्टर ये है f2 है, और इनका ये जो x एक्सिस के साथ एंगल है ये वाला, ये कितना है 120 डिग्री है। तो ये जो रिजल्टेंट होगा f, ये भी हमारे पास है इक्वल ही होगा। अब देखिए f1 भी f2 और f, ये तीनों क्या है, इक्वल है। तो इस वजह से क्या, क्योंकि कब जब इनके दरमियान f1 और f2 के दरमियान ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। ठीक हो गया, तो ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। ये था हमारी एग्जाम्पल नंबर 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4 चैप्टर नंबर 2 की, और चैप्टर नंबर 2 की एग्जाम्पल्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो 2 ही हैं, और वो है एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5। और जो एग्जाम्पल नंबर 4 है ये अक्सर आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती है 2 नंबर के लिए, और अक्सर कभी कभी इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे सकते हैं, जो थ्योरेटिकल लॉन्ग है उसके साथ एज अ न्यूमेरिकल। तो देखते हैं कि ये एग्जाम्पल नंबर 4 हमसे क्या इरशाद फरमा रही है। तो देखते हैं, अ फोर्स F इज इक्वल टू 2I + 3J यूनिट्स हैज़ इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव फ्रॉम A जिसके कोऑर्डिनेट है 1 और 3 टू द पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट है 5 और 7, फाइंड द वर्क डन। कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी ये पॉइंट A है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पॉइंट A है और ये हमारे पास है पॉइंट B, और पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास है I + 3J, और पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारे पास 5I + 7J। ओके हो गया। अब कोई बॉडी है वो मूव कर रही है A से लेकर B तक, ठीक है, कोई भी बॉडी है वो मूव कर रही है A से लेकर B तक, लेकिन खुद ब खुद मूव नहीं कर रही, कोई मतलब आप उस पर फोर्स लगा रहे हो और जिसकी वजह से वो A से लेकर फॉर एग्जांपल B तक मूव कर रही है, और फोर्स कितनी लगा रहे हो 2I + 3J। आपको पता है अगर फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट कवर हो तो इसका मतलब है हमारे पास वर्क हो रहा है, और वर्क का फार्मूला क्या होता है, W = F.D हमारे पास होता है। ठीक है, अब फोर्स की तो हमारे पास वैल्यू है, वो कितनी है, वो है 2I + 3J, लेकिन हमारे पास D की वैल्यू नहीं है। तो इस D की पहले वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा, जिसको फाइंड करने की हम कोशिश कर रहे थे। तो देखते हैं किस तरह से हम फाइंड करते हैं। तो देखिए, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ना कोऑर्डिनेट सिस्टम है
और ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर ए का है जिसको आप कह लें ये आर ए है, और ये पोजीशन वेक्टर बी के लिए जिसको आप कह लें ये आर बी है। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ना, ये वाला डिस्टेंस ए से लेकर बी तक हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं आर बी माइनस आर ए हम कर देते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास डिस्टेंस डी है उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, आर बी माइनस आर ए कर देते हैं। अच्छा, अब आर बी माइनस आर ए करने से अगर हम इस पे वेक्टर्स भी फॉर एग्जांपल ऐसे लगा दें तो डी हमारे पास कैसे फाइंड होगा वो चीज़ देख लेते हैं। आर बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ठीक है, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है उसका, तो यहाँ पर मैं साइड पे लिख भी दूँ, आर बी है हमारे पास 5i प्लस 7j, ठीक है, और आर ए है हमारे पास i प्लस 3j, ठीक हो गया, i प्लस 3j, 1i प्लस 3j। तो आर बी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे जो कि हमारे पास कितनी है, 5i प्लस 7j, और माइनस में आर हमारे पास कितना आ जाएगा, i प्लस 3j आ जाएगा। ठीक है, जब इनको माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, वो हमारे पास आएगी 5 माइनस आई 4i प्लस 7 माइनस 3। ठीक है, i को i में से माइनस, j वाली को j में से माइनस कर दें, तो 7 माइनस 3 ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 4j आ जाएगी। ठीक, अब देखो वर्क का फार्मूला क्या होता है, वर्क का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। ठीक है, F तो हमारे पास है, ये है हमारे पास F। ठीक है, F की जगह F की वैल्यू पुट करते हैं, वो हमारे पास कितनी है जी, 2i प्लस 3j, और दरमियान में डॉट लगाएंगे, D की वैल्यू कितनी है, 4i प्लस 4j, 4i प्लस 4j है हमारे पास। ठीक है, अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में i को i से डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं और j को j से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब i को i से, j को j से, तब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम आती है। तो 4 2s are 8 हो जाएगा, i डॉट i 1 हो जाता है, j को j से मल्टीप्लाई करना है तो 4 3s are 12 हो जाएगा, j डॉट j 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 12, और वर्क की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो हमारे पास कितनी आएगी, वो हमारे पास आएगी 20 यूनिट्स आएगी। ठीक है, क्योंकि यूनिट्स यहाँ पर गिवन है तो हम एज इट इज यूनिट्स यहाँ पर लिख रहे हैं, तो W इज इक्वल टू 20 यूनिट्स, यही हमारा क्या है, आंसर है जो हम एग्जाम्पल नंबर 4 में फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 5 चैप्टर नंबर 2 की देखते हैं कि इसमें क्या हमसे कहता है और क्या फाइंड हमने करना है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ A, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2i माइनस 8j प्लस k, 3 डायमेंशन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B, जो कि कहता है 3i माइनस 4j माइनस 12k। यानी कि आपने क्या फाइंड करना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन B आपने फाइंड करना है। तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट आप कह लें, उसमें हम पढ़ के आ चुके हैं कि ये जो प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास A डॉट B होता है, ठीक है, जो हमारे पास A डॉट B होता है वो किसके इक्वल होता है, वो B इंटू A कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, जिसको हम AB कॉस थीटा कहते हैं। तो ये जब हमने प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B देखा था ना, तो फिर हमारे पास ये वाली चीज आई थी। अब इसमें हमने ये फाइंड करना है A कॉस थीटा, क्योंकि ये है हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ A। तो आप इसको लिखोगे A कॉस थीटा इज इक्वल टू A डॉट B ओवर B आ जाएगा। सही है, अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, पहले B को हम फाइंड करेंगे, फिर हम A और B का जो डॉट प्रोडक्ट है वो फाइंड करेंगे, फिर उन दोनों की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास A कॉस थीटा आ जाएगा जो कि प्रोजेक्शन ऑफ A है। और जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है वो क्या है, वो हमारे पास है A जो कि कितना है 2i माइनस 8j प्लस k, और B कितना है, ये है हमारे पास 3i माइनस 4j और माइनस 12k है। ठीक है, 2 8 और प्लस k और 3i माइनस 4j माइनस 12k। तो सबसे पहले ना हमने B का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। देखो अब यहाँ पे इसके ऊपर कोई वेक्टर नहीं है, इसका मतलब है आपने B का मैग्नीट्यूड फाइंड करना। और मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं वो भी आप सबको पहले से पता है, किस तरह से आप इसका x, ये x है, ये y है, ये z है, तो x का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस माइनस
12 का आप स्क्वायर करोगे और इसके ऊपर स्क्वायर रूट कर दोगे, ठीक है। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, इस तरह से हम स्क्वायर रूट करके इसको निकाल सकते हैं b का मैग्नीट्यूड। तो जब b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये सारी वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, 3 3 जार 9 होता है, 4 4 जार 16 होता है, ठीक है। नेगेटिव है ना, स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव बन जाएगा। 12 12 जार 144 होता है। तो b इज इक्वल टू 9 प्लस 16 25 25 प्लस 144, ये हमारे पास 169 आता है। और 169 जो स्क्वायर रूट है इसका आंसर आता है 13, ठीक है। तो b तो हमारे पास फाइंड हो गया। अब मसला रह गया a डॉट b का। तो देखते हैं a डॉट b कैसे फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास है a डॉट b, ठीक है। अब a डॉट b है तो इसका मतलब है a हमारे पास कितना है, 2i माइनस 8j प्लस k, ठीक है। और माइनस b कितना है, 3i माइनस 4j माइनस 12k, ठीक है। तो ये हम अब फाइंड करें a डॉट b। तो a डॉट b में आपको पता है कि क्या करते हैं कि हमेशा हम जो i है उसको i से मल्टीप्लाई कर देते हैं और j को j से, k वाली वैल्यू को k से, क्योंकि i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, ये आंसर 1 देते हैं, मैक्सिमम देते हैं। तो ये यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 6, i डॉट i 1 हो जाएगा। अच्छा ये 8 है, ये 4 है, तो 8 4 जार 32, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर आप यहाँ पर माइनस, यहाँ पे डॉट आएगा, एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे डॉट आएगा, ये दरमियान में डॉट है। तो 8 4 जार 32 आपके पास ये आएगा प्लस 32, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और प्लस k के साथ 1 है, यहाँ पे 12 है, तो 12 1 जार 12, तो यहाँ पर आएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 12 आ जाएगा, ठीक है। j डॉट j 1 और k डॉट k 1 हो जाएगा। अच्छा जब इसको देखेंगे तो 32 प्लस 6 38, और 38 माइनस 12 कितना होता है, ये 26 होता है। तो a डॉट b जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 26 आ जाएगा। अब दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इसको रेस कर रहा हूँ। a cos थीटा फाइंड करने के लिए अब हमारे पास दोनों चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं। तो मैं क्या करूँगा, a cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b कितना आया, वो तो 26 आया। a डॉट b कितना आया, 26 डिवाइडेड बाई b कितना आया, 13। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 2, 26 डिवाइडेड बाई 13 2 आ जाएगा। तो यानी कि a cos थीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और यही हमने फाइंड करना था, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। तो a cos थीटा, कई बच्चे कहते हैं सर ये भी a cos थीटा भी सॉल्व होगा या नहीं, भाई ये नहीं होगा, क्योंकि ये a cos थीटा ही प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b है, तो इसको एज इट इज रहने देना है। उसका आंसर कितना आया है, 2 आया है। और यही हमसे पूछा गया था। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6, और देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 6 हमसे क्या इरशाद फरमा रही है। इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी कर लेते हैं। The line of action of force F passes through a point P of a body whose position vector in meter is I minus 2j plus k. If F is equal to 2i minus 3j plus 4k in Newton, determine the torque about the point A whose position vector in meters is 2i plus j plus k. अच्छा ये सारी सिचुएशन ना 3 डायमेंशन के अंदर है, तो वो हम ड्रॉ तो नहीं कर सकते, लेकिन हल्की सी ना थोड़ी सी इस क्वेश्चन की सेंस देने के लिए हम थोड़ा सा इसमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स हम इसमें ले लेते हैं। कि फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास पॉइंट ए, और इस पॉइंट के गिर्द क्या करना है, बॉडी ने घूमना है। और ये है हमारे पास पॉइंट बी, जहाँ से वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पास करिए, जहाँ से हम फोर्स लगा के तो इस पॉइंट के गिर्द बॉडी को रोटेट करवाएंगे। अब इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं किसी भी पोजीशन ओ की रिस्पेक्ट से, फॉर एग्जांपल वो हमारे पास कितने हैं, वो है हमारे पास आई माइनस 2j प्लस k है, ठीक है। और a के जो कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट o जो हमारे पास ओरिजिन है उसके रिस्पेक्ट से, वो है हमारे पास 2i प्लस j और प्लस k, ठीक है। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है टॉर्क को। अच्छा अगर टॉर्क को फाइंड करना, आपको पता है टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टॉर्क का फार्मूला होता है r क्रॉस f, ठीक है। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, r क्रॉस f होता है। अब f तो हमारे पास है, f हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है f है, लेकिन r नहीं है।
तो आर्म हमारे पास क्या होता है, जो मूवमेंट आर्म है वो ये डिस्टेंस है, ये हमारे पास कितना है, आर है, और ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आप सबसे पहले करोगे ए के कोऑर्डिनेट्स, ये पी, ए को उसने r1 पोजीशन वेक्टर से शो कर दिया, पी पॉइंट को r2 पोजीशन वेक्टर से शो कर दिया। तो r फिर हम कैसे निकालते हैं, r हम निकालते हैं r2 माइनस r1 से, ठीक है। तो r2 माइनस r1 से निकालेंगे तो r2 हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास i माइनस 2j प्लस k है, और माइनस r1 कितना है, 2i प्लस j और प्लस k है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आ गई हैं। अच्छा, अब इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या है, i है, यहाँ पर क्या है, 2i है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू -2 प्लस, तो माइनस आई आ जाएगा, ठीक है, माइनस आई। मैं पहले देख लूँ कि ये कैमरे में नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा भाई, कैमरे में नज़र नहीं आ रहा। तो इसको हम यहाँ से रेस करेंगे और इसको यहाँ पर लिख देते हैं आर, और यहाँ पर, ठीक है, इज़ इक्वल टू हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो आई माइनस 2i कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस आई आ जाएगा, और यहाँ पर देखो -2j है और यहाँ पर -j है, तो ये आ जाएगा -3j, -2j -3j, यहाँ पर प्लस के है, ये माइनस और माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस के है, तो प्लस के माइनस के 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर r आपके पास कितना आ जाएगा, -i -3j, ठीक है। तो जो दो वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड थी वो हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है। बाकी सबको हम रेस कर देते हैं, ये सारी कंडीशन हम रेस करने वाले हैं। तो होप्स हो कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। दोबारा से हम इसको लिखते हैं। देखो, टॉर का फार्मूला क्या था, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। आर तो हमने फाइंड कर लिया, आर कितना है, आर इज इक्वल टू है -i -3j, ठीक है। ये है हमारे पास आर की वैल्यू, और एफ की वैल्यू कितनी है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, और वो है 2i -3j प्लस 4k है हमारे पास, ठीक हो गया जी। अब हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई इनकी क्रॉस प्रोडक्ट ले लेनी है। तो देखते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट इसकी कैसे लेते हैं। तो देखो, अगर हमारे पास ये टॉर्क है और आर हमारे पास कितना है, आर हमारे पास है -i -3j, और क्रॉस और फोर्स में हमारे पास क्या है, फोर्स हमारे पास 2i -3j और प्लस 4k, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू, ठीक है। इसमें आप डॉट प्रोडक्ट की तरह नहीं है कि आई को आई से मल्टीप्लाई कर दें, जे को जे से कर दें, के को के से कर दें, उस तरह का इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें आपको प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। उससे पहले कुछ चीज़ें बस यहाँ पर देख लें कि आई क्रॉस जे होगा तो ये हमारे पास के आएगा, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, ठीक है। तो जे क्रॉस के होगा तो आई आएगा, के क्रॉस आई होगा तो ये जे आएगा, सही है। लेकिन अब अगर इसके आप उल्ट करेंगे, जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे आएगा। अगर ये चीज़ें याद रह गई तो मल्टीप्लिकेशन आसानी से हो जाएगी। तो देखिए इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस आई को, ठीक है, इस आई को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, सही है। तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई क्रॉस आई क्या होता है, वो 0 होता है, ठीक है। नल वेक्टर वैसे आता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 0 होता है। तो आई क्रॉस आई, इसको तो भाई भूल जाओ, इसको क्रॉस मार दो, आई क्रॉस आई आ जाए, जे क्रॉस जे आ जाए, के क्रॉस ए आ जाए, तो वो 0 होता है, मैग्नीट्यूड 0 होता है, तो इसको भूल जाओ। तो आई क्रॉस जे जब हम करेंगे तो आई क्रॉस जे कितना आता है, वो के आता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस आई के साथ 1 है, इस जे के साथ 3 है, तो 3 1 are 3, माइनस माइनस प्लस हो गए, और आई क्रॉस जे हमारे पास क्या आ जाएगा, वो के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस आई को इससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर नेगेटिव का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है, तो पहले तो हो जाएगा 4 1 are 4, तो प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आई क्रॉस के है, यहाँ पे देखो के क्रॉस आई जे है ना, तो आई क्रॉस के का होगा माइनस जे हो जाएगा,
तो ये भी पहले माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास सिंपल जे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2s आर 6 आ जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लिखो 6 और जे क्रॉस आई हमारे पास माइनस के आता है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस के आ जाएगा क्योंकि जे क्रॉस आई माइनस के आएगा ना, लेकिन एक ये माइनस ये भी तो है, तो फिर प्लस में आ जाएगा। अच्छा, अब जब जे क्रॉस जे करेंगे तो ये ज़ीरो, इसको छोड़ दें, जे क्रॉस जे आया तो ज़ीरो। जे को इससे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो जे क्रॉस के क्या आता है, वो आई आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 3s are 12, तो -12 आई आ जाएगा, सही है। तो अब हमारे पास देखो वैल्यूज कौन सी आ गई हैं, 3 के आ गया है, +4 जे आ गया है, +6 के आ गया है और -12 आई आ गया है। अच्छा, 6 के और ये 3 के क्या होता है, ये आपके पास हो जाएगा 9 के +4 जे और -12 आई आ जाएगा, सही है। और जब इसको आप सीधा करके लिखेंगे तो वो किस तरह से आएगा, सीधा करके हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। आई की वैल्यू अगर आप पहले लिखें तो ये टॉर्क आपके पास आ जाएगा कितना, -12 आई और +4 जे और साथ में +9 के आ जाएगा, +9 के आ जाएगा। और यूनिट क्या आएगी, न्यूटन मीटर आएगी, क्योंकि टॉर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर होती है। तो होप सो कि ये भी एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी। तो ये थी हमारी एग्जांपल्स चैप्टर नंबर 2 की, फर्स्ट ईयर फिजिक्स की। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।